नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 9 जनवरी को पहुंचेंगे जींद। सफीदों में प्रगतिशील विकास रैली को सीएम करेंगे संबोधित। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले, अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे चेडूनी। गांव फरल में एक सभा का किया आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 9 जनवरी को हरियाणा के जींद जिले के सफीदों में प्रगतिशील विकास रैली को संबोधित करेंगे। इससे सबसे पहले पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजयपाल सिंह अहलूवालिया ने एक प्रेस वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार विकास की गति के तेज करने के लिए प्रयासरत है और 9 जनवरी को होने वाली जिला स्तरीय रैली के दौरान भी मुख्यमंत्री शहरवासियों को करीब 164 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। इसके अलावा हल्के के लंबित विकास कार्यों और अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। 2021 विदा हो रहा है और 2022 आने वाला है और 2022 से सफीदों के हल्के में नई शुरुआत लेके आएगा। 9 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी की हरियाणा प्रगति विकास रैली जो जिला स्तरीय है, जो सफीदों में होने जा रही है, तो मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को पहुंचेंगे और ये रैली हर जिला स्तर पर हो रही है। जिला और इसके नाते जो हल्के की जिले की जो पेंडिंग मांग है, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। और सीएम साहब भी की एक विशेषता है, जो कार्य उनको लगता है कि ये होने वाला है, वो तुरंत उसको पूरा करने का आश्वासन दे देते। और अब निश्चित रूप से जब सफीदों में ये रैली हो रही है, सफीदों वालों के लिए खुशी का अवसर तो है ही है और मुख्यमंत्री जी की दरिया दिली भी है। पहले ही मुख्यमंत्री जी जब भी सफीदों में आए, सफीदों के लिए उन्होंने खजाने खोले, उसके लिए उनका धन्यवाद। और इस कड़ी के अंदर जस्सा सिंह अहलूवालिया ITI का उद्घाटन, 164 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं जो जींद जिले के अंदर हैं, सफीदों में हैं, उनका उद्घाटन। और सफीदों में एक नया ऑडिटोरियम मंजूर हो चुका है, उसके लिए जगह तलाशने की आवश्यकता है और जैसे ही कोई जगह तलाशी जाएगी तो उस ऑडिटोरियम को भी शुरू कराया जाएगा। इसी प्रकार नर्सिंग कॉलेज के लिए भी 35 करोड़ रुपए आ चुके हैं, उसका टेंडर भी लगने वाला है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य के सार्वजनिक स्थलों जिनमें सिनेमा हॉल, मॉल, बैंक्वेट हॉल समेत अन्य जगहों पर आने जाने वाले लोगों को वैक्सीन लगी हुई है या नहीं, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस स्थल के मालिक या प्रबंधक की होगी। विज यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विज ने कहा कि मालिक या मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहाँ प्रॉपर्टी में आने वाला व्यक्ति वैक्सीनेट है या नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों की रैंडम चेकिंग के लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं और जिले में उपायुक्त की तरफ से गठित टीम ऐसे स्थलों पर जाकर रैंडम चेकिंग करेगी। स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि अगर कोई वैक्सीनेट नहीं है और वह सार्वजनिक स्थलों पर आता है तो उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। कि जो आपने आदेश निकाले थे कि 1 तारीख से जो जिनको दोनों डोज नहीं लगी होगी उनकी सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं होगी, तो किस तरह से चेकिंग होगी? इसके लिए जो भी उस संस्थान का हेड होगा उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो चेक करे कि जो वहाँ पर लोग आ रहे हैं उन्होंने दोनों वैक्सीनेशन लगवा ली है या नहीं लगवा ली। रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का मालिक या मैनेजर, बैंक्वेट हॉल, होटल, मॉल, बैंक, दफ्तर या ऐसी सभी गैदरिंग्स जहाँ पर होती है, जो इंचार्ज है वो उसका चेक करेगा कि वैक्सीनेशन दोनों लगी है या नहीं लगी। और उसको काउंटर चेक करने के लिए सभी जिलों के उपायुक्त अपनी एक टीम बनाएंगे जो रैंडम ऐसे संस्थानों पर जाकर चेक करेंगे। सब जगह तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन रैंडम जाएंगे
किसी भी बैंक में चले जाएं, किसी भी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी मंडी में चले जाएं, जाके वहाँ पे वो सबका चेक करेंगे। और अगर कोई बिना वैक्सीनेशन के पाया गया तो उसको धारा 188 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागरिक के खिलाफ की जाएगी या संस्था के जो हेड है उनके खिलाफ की जाएगी? नहीं, नागरिक के खिलाफ की जाएगी और संस्था के खिलाफ भी अगर कोई बनता होगा तो वो भी की जाएगी। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत शाहबाद में पहला सार्वजनिक डेटा कार्यालय खोला गया। कार्यालय का उद्घाटन हरियाणा टेलीकॉम सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक संदीप कुमार ने किया। इससे पहले महाप्रबंधक बीएसएनएल एक्सचेंज भी पहुंचे, जहां पर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। संदीप कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री वाणी योजना के तहत शुरू किए गए डाटा कार्यालय का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को बेहतर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उन्होंने कहा कि पब्लिक डाटा ऑफिस का इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन वाउचर दिए जाते हैं। वो सारा का सारा इक्विपमेंट बाहर से विदेशों से मंगाया हुआ है। तो अब हमारे प्रधानमंत्री की पहल पर भारत में बनाया गया 4G की टेस्टिंग चल रही है अंबाला में और चंडीगढ़ में। और हमारी उम्मीद है कि शायद हम फरवरी मार्च से इसका डिप्लॉयमेंट शुरू कर दें। हमारी जितनी टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा कर रहे हैं कि मार्च के बाद हमारा डिप्लॉयमेंट का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसमें भारत सरकार की तरफ से हर तरह से वित्तीय सहायता दी जा रही है और जिससे शीघ्र भारत का बनाया हुआ अपना 4G हम सारी पूरे भारत में लगा सकें। 134 में दाखिला लेने को लेकर अभिभावक पहले जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन स्कूल वालों ने उनको भी ठेंगा दिखाते हुए 134 में एडमिशन देने के लिए मना कर दिया। वहीं अभिभावक अपने बच्चों को लेकर दर दर भटकते रहे और अंत में आकर सीएम विंडो पर मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत भेजी, जिसमें अंतिम तिथि को लेकर स्कूलों में 134 एक एडमिशन न मिलने को लेकर बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आता दिखाई दे रहा है। और एडमिशन कराएं हमारा। और मेन ये है, आपस में लड़ते रहो, लेकिन बच्चे नहीं जानते कि किसके बीच में लड़ाई है। उनसे उनका हक मत छीनो, उनको पढ़ाई करने दो। पेरेंट्स से कुछ है, ठीक है, पेरेंट्स से अगर हमसे कोई ऐसी कोई गलती हो गया 1-3 फॉर्म लेके, तो हम माफ़ी मांगे इस चीज़ के लिए। गवर्नमेंट भी तो हमने बनाई है ना सर, स्कूल भी तो हमारे बच्चों की वजह से चल रहे हैं ना सर। और ये कहना स्कूलों में कि हम आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं देंगे, ये कौन कहता है? गवर्नमेंट तो पे कर रही है ना सर। अभी तो किसान उठे हैं, क्या चाहते हैं? छोटे छोटे बच्चों को लेके धरने पे बैठ जाएं। गवर्नमेंट ने अच्छा वादा किया था, कहा बेटी बेटा बचाओ भी पढ़ाओ भी। कैसे पढ़ाएंगे सर? आप सोचो, अगर ये साल बच्चों के एडमिशन नहीं होते, बच्चे कहाँ जाएंगे और पेरेंट्स क्या करेंगे सर? अभी लॉकडाउन लगने वाला है और अगर लॉकडाउन लग गया उसके बाद हमारे बच्चों का डीओ की तरफ से क्या आश्वासन मिलेगा? कुछ भी नहीं सर, वो तो कह के चले गए। वो तो कह रहे ठीक है आगे तो गवर्नमेंट में। नवजोत सिंह सिद्धू के बेअदबी के बयान पर हिंदू संगठन जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपने के लिए जिला सचिवालय पहुंचे और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारे लगाए। वहीं जिला उपायुक्त के बाहर ज्ञापन लेने या न आने के कारण हिंदू संगठन के लोगों ने जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर ही बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा हिंदू संगठनों से एक ज्ञापन लिया गया। कैंची की तरह जबान चलाने वाला नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने इस देश की एक बहुत बड़ी पार्टी की अध्यक्षा को भी मुन्नी कहकर के संबोधित किया था, उस नवजोत सिंह सिद्धू ने बेअदबी की है जी हमारे देवताओं की। तो हम यहाँ प्रशासन को कहने आए थे कि हमारे देवताओं की बेअदबी बर्दाश्त नहीं होगी जी। कुछ पंजाब के इलेक्शनों में भी देखो, हम ऐसा कुछ नहीं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन सिद्धू के खिलाफ जल्दी कोई कार्रवाई हो, इसी उद्देश्य से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। तो जिला उपायुक्त नहीं, विरोध तो नहीं था, शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है। हमने कहा था कि हमें डीसी साहब को ज्ञापन देना है, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा की। यहाँ कोई हमारे से कम्युनिकेशन करने वाले अधिकारी नहीं थे, तो हम वहाँ गए, वहाँ थे नहीं। हमने सोचा थोड़ी देर बैठ करके प्रतीक्षा कर लेते हैं। अब वो कहते हैं बैठे बैठे क्या करें, हरि का नाम लेना अच्छा रहता है, तो हमने हनुमान चालीसा पढ़ना, शायद इस देश में कुछ ऐसा कोई गलत काम तो है नहीं। क्या चाहते हैं कि जो बेअदबी की
फिर ऐसा हो कि हम प्रशासन को कहें और वो ना हो, फिर समाज कह रहा है, फिर कहते हैं समाज वो करेंगे जो वेद की वाले के साथ देश में जो हो ही रहा है। अगर हमारे सभी संगठन इस बारे में बैठेंगे, हमारे सभी जाति बिरादरियों के सभी संगठन, क्योंकि गुग्गा जहारवीर को अपने दलित बंधु भी पूछते हैं, 36 बिरादरियों के वो, और पंजाब में तो अपने सिख बंधु बड़े स्तर पर जो है गुग्गा जहारवीर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो सभी हिंदू इस पे इकट्ठे होकर के कार्रवाई करेंगे। सिद्धू अक्सर ऐसी बयानबाजी, हमारी शिकायत है छत्तीसगढ़ की सरकार बिना मध्य प्रदेश की सरकार को बताए कालीचरण को गिरफ्तार कर सकती है। महात्मा गांधी जी पर जो टिप्पणी की गई थी, तो फिर अब कहाँ है सरकार? अगर मैं किसी पार्टी का से मतलब नहीं है हमें, तो अगर हमारे देवताओं के प्रति कोई बीजेपी वाला करेगा, हम तो इतनी देर करेंगे भी नहीं। बीजेपी वाले को तो पहले सड़क पे पकड़ के पिटेंगे अगर हमारे देवताओं के प्रति बोलेगा। तो कांग्रेस का और बीजेपी का मतलब नहीं है, दुष्टता कोई भी करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। सिद्धू अगर यमुनानगर में कभी आता है क्या करेंगे जी? क्या करेंगे? टांगे तोड़ने कह रहे हैं जी, अब देख लो मैं क्या अपने पैरों तो जानेगा जी वो। सिद्धू यमुनानगर में खालसा कॉलेज के पास बाइक से जा रहे युवक पर कुछ लोगों ने गोलियां चला दी, जिसमें युवक को 2 गोलियां लगी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसको यमुनानगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर गोलियां निकालने को लेकर डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। वहीं मौके पर पुलिस व फोरेंसिक की टीम जायजा ले रही है। सीसीटीवी फुटेज मिलने पर गहनता से जांच की जा रही है। देखना यह कि पुलिस कब तक इन अपराधियों को पकड़ने में कामयाब होती है। मामला क्या है? आज टेलीफोनिक सूचना मिली थी कि दशमेश कॉलोनी में गोली चल गई है, और मौके पर गए थे। वहाँ जाके पता चला कि जानू नाम के लड़के को गोली लगी है। तो 2 बाइक सवार थे और मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, उन्होंने उन पर गोली चलाई है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई? ये वहीं से अपना जैसे पूछताछ की है, लगभग कह रहे हैं 5 राउंड फायर हुए। कुछ पता चल पाया कौन लोग थे? अभी हॉस्पिटल आए हैं उनकी स्टेटमेंट देने, अभी जो स्टेटमेंट देंगे वो साफ जाएगा। सर सीसीटीवी मिली हुई और फुटेज अभी देख रहे हैं, 1-2 फुटेज देखी है, उसी में आया भी बाइक पे लड़के पीछे लगे हुए थे। सर परिवार ने बताया कुछ? अभी तक कुछ नहीं बताया, अभी जस्ट वही स्टेटमेंट लेने आए। आगे चल के क्या बताते हैं, कोई रंजिश का मामला है कैसे है, जैसे वो बताएंगे उनके परिवार वाले। किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुंडरी से गांव फरल में एक सभा का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा चढ़दी पट्टी में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता गुरुद्वारा कमेटी ने की और इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी और राम सिंह राणा मुख्य रूप से मौजूद रहे। गुरनाम सिंह चरूनी ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। जब उनसे राजनीतिक पार्टी बनाने के पीछे उनकी मंशा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज के समय में देश के राजनीति कारपोरेट घरानों द्वारा चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के सहारे कानूनों को लागू होने से तो रुकवा लिया गया है, लेकिन जब तक किसानों के हाथ में कानून बनाने की पावर नहीं होगी तब तक देश का भला नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में बदलाव की आवश्यकता है, इसलिए कारपोरेट के हाथों में जा चुकी राजनीति में बदलाव करने के मकसद से उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। देखिए, आंदोलन क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा कि सरकार ने गलत कानून बना दिए, देश को बेचने के, पूरे खेती से जुड़े सभी लोगों का कारोबार बेचने के कानून बना दिए। उसके पहले अगर किसानों की हालत देखें, हर 32 मिनट में एक किसान सुसाइड कर रहा है। उसके पहले अगर बेरोजगारों की हालत देखें, हर रोज 28 बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं। भुखमरी की अगर हालत देखें, 20 करोड़ लोग 2 टाइम की रोटी से मोहताज हो गए। ये हालत किसने की? हमारे देश की राजनीति ने। राजनीति जो है वो कारपोरेट की दलाल हो गई है और इस देश को राजनेताओं के साथ मिलके कारपोरेट पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर रहा है। इसको बचाने का तरीका क्या है? पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि राजनीति में बदलाव लाया जाए, राजनीति को साफ किया जाए, जहाँ पे गंदगी भर गई है उसको साफ किया जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आंदोलनों से कानून रुकवाए जा सकते हैं, कानून बनाए नहीं जा सकते। और इतना आप देख रहे हैं कि 750 कुर्बानियाँ देने के बावजूद जो कानून रद्द करवाए, उसके बाद कृषि मंत्री फिर बयान दे रहा है कि ठीक है, कुछ लोगों के दबाव में एक कदम पीछे हटे हैं, दोबारा फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं बता हटा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लड़वा रहे हैं। दूसरी बात, जो मौजूदा राजनीति है वो कारपोरेट की दलाल हो गई है, उसमें गंदगी भर गई है, उसको शुद्ध करने की ज़रूरत है।
और आज आर्थिक आज़ादी की दूसरी लड़ाई की जरूरत है। किसान संगठन आपकी राजनीतिक उपायुक्त अंबाला विक्रम सिंह के दिशा निर्देशों में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी अंबाला द्वारा हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ के सहयोग से 1 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबाला छावनी के प्रांगण में प्रधानाचार्य अरुण जोशी ने मुख्य अतिथि के तौर पर बच्चों को संदेश दिया कि यह उम्र बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी होती है। जो विद्यार्थी उस दौर में संभल कर बुरी संगत से बच गया तो वह भी जीवन में असफल नहीं होता और युवाओं को इस दौर में नशे व इसकी संगत से बचना चाहिए। और कार्यक्रम अधिकारी मनोज सैनी ने मंच संचालन करते हुए 200 विद्यार्थियों की सहभागिता से इस शिविर को सफल बनाने के प्रयास करते हुए अंबाला छावनी की सड़कों पर जागरूकता रैली भी निकाली। कुमार उप निरीक्षक हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हूं और आज अंबाला के राजकीय महाविद्यालय में नशे पर एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया है। ये हमारे हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो हमारे प्रमुख है परम आदरणीय श्री श्रीकांत यादव साहब, उन्होंने पूरे हरियाणा को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है, जिसमें एक और तो हमारे विभाग ऐसे अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे भेज रहे हैं जो नशा बेचते हैं, तस्करी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, पैडलर बने हुए हैं। दूसरी ओर हम जागरूकता के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। हम पोस्त भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा। जो खाते हैं नशे की गोलियां वो सहते हैं जग की बोलियां। हम सबकी एक ही मांग, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने ठाना है भारत को नशा मुक्त बनाना है। हमने पूरे हरियाणा प्रांत में अभी तक 350 से अधिक जागरूकता अभियान चला करके 1 लाख से अधिक लोगों को ये प्रण भी करवाया है कि मैं जीवन में नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को। नाचारोड स्थित श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में गौशाला की कार्यकारिणी के गठन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोंदा के पूर्व सरपंच रकम सिंह राणा, वेद प्रकाश त्यागी व व्यापार मंडल के प्रधान बलबीर राणा गोंदा ने की। मंच संचालक जयप्रकाश शर्मा व डॉक्टर राधेश्याम गुप्ता ने किया। प्रधान सुभाष सिंगला ने कहा कि जो जिम्मेदारी इलाके में गौ भक्तों ने सौंपी है उस पर वे खरे उतरेंगे और तन मन धन से सेवा करेंगे। आप देख रहे हैं मीडिया, जितने भी इलाके के भाई थे सभी आए हुए हैं और सभी भाइयों की ये इच्छा है, मतलब जैसे मेरा कार्यकाल पूरा हो गया था, मैंने आगे सेवा के लिए गौ सेवा करनी थी, तो सभी भाई ये कहने लगे भाई जैसे पहले गौ सेवा चल रही है भी ऐसी इस गौ सेवा को आगे चालू रखो। और इसलिए मैंने सभी भाइयों से हाथ जोड़कर जैसे भी इन भाइयों ने कहा इन भाइयों को मान। अच्छा जी, एक अनुरोध, मैं सारे इलाका वासियों का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने आज की मीटिंग में भाग लिया और सर्वसम्मति से सुभाष सिंगला जी को दोबारा फिर गौशाला का 5 साल के लिए प्रधान नियुक्त किया है। ये सभी जितने भी आए साथी थे सबने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से फैसला किया और मैं आपके माध्यम से भी प्रधान जी से एक प्रार्थना करता हूं, प्रधान जी जो काम यहाँ सत्संग भवन का शुरू कराया था तुरंत प्रभाव से उसको चालू कराया जाए, जो बंद पड़ा 3 महीने से, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें कभी भी कोई ऐसा जैसा आज है या कोई मौसम के उसमें खराबी हो जाए या कोई बरसात आ जाए या कोई भी फंक्शन हो ताकि उस सत्संग हाल में किया जाए। मैं प्रधान जी से पुनः अनुरोध करता हूं, जैसे पीछे इन्होंने काम किया है 18 साल, आगे भी उसी तरह से काम करें, निस्वार्थ करें और कोई भी किसी भाई को से कोई गिला शिकवा न रखें और ये जो अधूरे काम है उनको पूरा करें। मैं यहाँ पर आने वाले सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ और प्रधान जी का इस खुशी में, नए साल की खुशी में जो प्रधान जी बनाए गए हैं उनका भी तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत लोगों से भी बहुत आशा करता हूँ कि भी खुल के दान दें। जैसे गौशाला काम पहले चल रहा था ऐसे चलता रहे और जो काम हमारे स्थगित हो गए थे किसी वजह से, उन सब कामों को प्रधान जी से रिक्वेस्ट है उनको जल्दी चालू करवाया जाए और हमारा जितना भी सहयोग होगा हम प्रणाम पूर्ण सहयोग दें। जी, जयप्रकाश शर्मा जी साहब, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आदरणीय सुभाष जी ने 18 साल लगातार प्रधान पद पर रहते हुए गौशाला निस्संग की सेवा की है और निस्संग गौशाला को, गोंदर गौशाला को बहुत ऊंचाई पर लेके गए हैं। आज इन्होंने असमर्थता जाहिर की थी कि 18 साल मैंने सेवा कर लिया, किसी और भाई को से मौका दिया जाए, लेकिन सभी इलाका वासियों के दिमाग में एक ही बात ही थी भी प्रधान जी अब तो बच्चा ने काम संभाल दिया, अब तो आप अच्छे ढंग से सेवा कर सकते हैं। सभी ने प्रार्थना करी और प्रार्थना करी 5 साल के लिए भी इस कार्यकाल को 5 साल का किया जाए, तो प्रधान जी ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया
मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं इनको शक्ति दे और जो सेवा गौशाला की चल रही है इसमें 4 चांद लगे, जो रुके हुए कार्य उनको पुनः शुरू करें। प्रधान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्लाद विधानसभा के आखिरी छोर पर बसा सिमला गांव में रिटायर्ड कर्मचारी सतबीर मौर्य ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक शिमला में अपनी नेक कमाई में से 2 गेट दिए हैं। सतबीर मौर्य ने गांव के ही सरकारी स्कूल में मिडिल शिक्षा पास की थी और सतबीर मौर्य ने अपने पिता की यादगार में लगभग 1 लाख रुपए की लागत से 2 मेन गेट तैयार करके शिक्षा के मंदिर में दान देकर एक अलग जगाकर अनूठी पहल की है। विद्या से बड़ा कोई जज्बा नहीं है, विद्या से बड़ा नहीं है कोई। विद्या है तो सब कुछ है। मंदिर भी ठीक है, हमारा समाज संस्था है, हमारी आस्था है, हिंदू के होने के नाते, लेकिन जो ये शिक्षा का हमारा, इससे बड़ा कोई। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।